हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन HPSC क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिजनेस स्टडी का क्लास 11th का पार्ट 2। हमने अपनी पहली वीडियो में पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी क्या फीचर्स हैं, ये कितने टाइप्स की होती है। आज हम सीखेंगे कि जो हमारे पार्टनर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास बिजनेस में दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक तो होते हैं फुल फ्लेज पार्टनर्स और सेकंड है नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। फर्स्ट होते हैं फुल फ्लेज, नाम से क्लियर हो रहा है। फुल फ्लेज मींस जो बिजनेस की सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनमें कौन कौन सी फीचर्स होती हैं? फर्स्ट, इन्वेस्ट मनी इनटू द फर्म, यानी बिजनेस में वो पैसा भी लगाते हैं। सेकेंड, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, बिजनेस में जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। थर्ड, डायरेक्टली रिलेटेड विद फॉर्म, उनका डायरेक्ट रिलेशन होता है फॉर्म से। ठीक है बच्चों, मीन्स जो पैसा भी लगाएं, प्रॉफिट को भी शेयर करें, डायरेक्टली फॉर्म से रिलेटेड भी हों, तो वो कौन से पार्टनर्स होते हैं? फुल फ्लेज पार्टनर्स। उसके बाद आता है हमारे पास नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब नॉट फुल फ्लेज कौन से होते हैं? जो पूर्ण साझेदार नहीं होते, यानी जिन्हें हम कह सकते हैं हिंदी में अपूर्ण साझेदार। ये कौन से होते हैं बच्चों? हु डू नॉट हैव फुल इंटरेस्ट इनटू द फर्म, जिनका फर्म में पूरा इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब फॉर्म में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं होता। दे डोंट एम दैट गेटिंग एनी शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, और वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए भी फर्म में नहीं जुड़े होते। एंड दे एसोसिएटेड विद फर्म फॉर स्पेशल मोटिव, वो फर्म में किसी स्पेशल मोटिव के लिए ही जुड़े होते हैं। तो ये तो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, ये पैसा लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। इनको प्रॉफिट्स में से हिस्सा मिलता है, यानी प्रॉफिट्स में से ये हिस्सा लेते हैं, लेकिन इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट लॉस में हिस्सा लेना नहीं होता। ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं फर्म से और ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। तो ये है हमारी दो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। आगे भी इसको फर्दर जो हमारे फुल फ्लेज पार्टनर्स हैं इनको आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और जो आगे हमारे पास नॉन फुल फ्लेज पार्टनर्स हैं आगे से 5 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हम पहले करते हैं कि फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। फुल फ्लेज पार्टनर्स, अब वही पूर्ण साझेदार, मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारे फुल फ्लेज पार्टनर्स होते हैं हमारे पास वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एक्टिव पार्टनर, जर्नल और ऑर्डिनरी। इसे हम एक्टिव पार्टनर भी बोलते हैं, जर्नल पार्टनर भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनरी पार्टनर भी बोल सकते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सक्रिय। सक्रिय नाम से क्लियर हो रहा है, जो हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है उसे हम बोलते हैं सक्रिय। मीन्स इनकी फर्स्ट फीचर क्या है? ये बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड, इन्वेस्ट मनी इनटू द फर्म, ये बिजनेस में पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड, हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इनकी जो लाइबिलिटी होती है बच्चों वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म को कल को कोई लॉस हो जाता है तो इनको अपनी पर्सनल एसेट्स सेल करके भी उस लॉस को भरना पड़ता है। उसके बाद आता है लास्ट, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो भी ये शेयर करते हैं, मीन्स आपस में डिवाइड करते हैं, उन्हें प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सा मिलता है। तो पेपर में बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि एक्टिव पार्टनर्स का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनरी पार्टनर या जर्नल पार्टनर। पेपर में आपसे वो डायरेक्टली ये नहीं पूछेंगे एक्टिव पार्टनर कौन से हैं, वो पूछेंगे व्हाट इज़ ऑर्डिनरी पार्टनर्स। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक्टिव पार्टनर को और किन किन नामों से पुकारा जाता है। इसके बाद आता है सेकंड, हमारे पास है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। बच्चों स्लीपिंग का मतलब होता है
निष्क्रिय मीन्स, अब सक्रिय मीन्स होता है जो हम ऑलवेज क्या हो, काम करता हो, पार्टिसिपेट करता हो। तो निष्क्रिय मीन्स जो पार्टिसिपेट ना करे बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, वो कौन सा पार्टनर हो गया, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। मीन्स डू नॉट हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस, इनका बिजनेस की जो रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, बट दे इन्वेस्ट मनी इन फॉर्म, ये बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक्टिव पार्टनर की तरह इनकी भी लाइबिलिटी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती है। शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेते हैं। मीन्स एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर में क्या डिफरेंस हुआ, हमारे पास सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये तो जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी जो सारी फीचर्स होती हैं उनकी वो एक्टिव पार्टनर्स वाली हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। उसके बाद है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट मीन्स क्या होता है, गुप्त, यानी जिसके बारे में बाहर वाले पर्सन्स को पता ही ना हो कि ये भी फर्म का क्या है, पार्टनर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीक्रेट पार्टनर। हुज रिलेशन विद द फर्म अननोन टू द पब्लिक, जिसके बारे में पब्लिक को कोई भी सूचना नहीं होती कि ये फर्म का साझेदार है। एंड ऑल अदर फीचर्स आर सेम, बाकी सारी जो फीचर्स हैं वो इनकी वही हैं, एक्टिव पार्टनर्स वाली। मीन्स वही पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं, वही प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेते हैं और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और लाइबिलिटी भी इनकी अनलिमिटेड होती है। बस इनकी मेन फीचर क्या है कि इनके बारे में पब्लिक को नहीं पता होता कि ये फर्म के क्या हैं, पार्टनर्स हैं। बाकी सारी जो फीचर्स हैं वो इनकी एक्टिव पार्टनर्स वाली ही आएंगी। तो बच्चों आपको आज क्लियर हो गया कि फुल फ्लेज पार्टनर्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग और सीक्रेट। एक्टिव तो वो हो गए जो सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट्स में भी हिस्सा लेते हैं। और स्लीपिंग और डोरमेंट क्या हो गया, जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, बाकी वो सारे काम वो क्या करते हैं, एक्टिव पार्टनर्स वाले करते हैं। और सीक्रेट पार्टनर्स कौन से हो गए, बस जिसके बारे में पब्लिक को नहीं पता होता कि ये फर्म का पार्टनर है, उसको छोड़कर बाकी सारी जो फीचर्स हैं वो उनके पास एक्टिव पार्टनर्स वाली ही होती हैं। अब ये हो गए हमारे फुल फ्लेज पार्टनर्स। इसके बाद हम करते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। अब हम शुरू करते हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स यानी अपूर्ण साझेदार। बच्चों मैंने आपको बताया अभी कि नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स कौन से होते हैं, जो फर्म की सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते और उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स। यानी जो फर्म के साथ किसी स्पेसिफिक पर्पस के साथ जुड़े होते हैं। इसको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट हमारे पास आता है बच्चों नॉमिनल पार्टनर, सेकंड आता है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, थर्ड आता है लिमिटेड पार्टनर, फोर्थ आता है हमारे पास माइनर और फिफ्थ आता है फॉर प्रॉफिट्स ओनली। अब हम पहले करते हैं नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल क्या होता है, नाम मात्र, यानी सिर्फ जो नाम के ही साझेदार होते हैं फॉर्म में, यानी जो एक्चुअल में साझेदार नहीं है फॉर्म के। मीन्स उन्होंने ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करी, ना उनको प्रॉफिट और लॉस में कोई शेयर मिलेगा, और ना ही वो फॉर्म की जो एक्टिविटीज़ हैं, फॉर्म की जो मैनेजमेंट है उसमें कोई वो पार्टिसिपेट करते हैं। ओनली देयर नेम यूज बाय फर्म, उनका जो नाम है वो हमारी फर्म क्या करती है, यूज़ करती है। मीन्स फर्म अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी थर्ड पर्सन के नेम को इस्तेमाल करती है, तो वो क्या हो गया हमारा नॉमिनल पार्टनर। सपोज कोई सन है, वो बिजनेस कर रहा है और उसके जो पापा हैं वो उस शहर के बहुत रेप्यूटेड पर्सन है, ये उनके फादर हैं, ये सन है। तो सन जो भी बिजनेस करता है तो वो बताता है कि वो मेरे फादर हैं
मीन्स वो भी इस फॉर्म के मेंबर हैं, मतलब अपने पापा के नाम का वो क्या कर रहा है यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके फादर क्या हो गए यहाँ पर नॉमिनल पार्टनर। सेकंड होता है एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का क्या मीनिंग है बच्चों? प्रदर्शन द्वारा साझेदार, मीन्स वो साझेदार नहीं है फर्म का, बट उसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, उसकी एक्टिविटीज़ देखकर ऐसे लगता है कि वो फर्म का क्या है, पार्टनर है। सपोज कोई पार्टनर किसी सप्लायर से गुड्स खरीदने के लिए गया, ठीक है बच्चों, वो इसको क्या कर रहा है, गुड्स क्रेडिट पे नहीं दे रहा, तो वो क्या करता है, अपने साथ अपने फ्रेंड को ले जाता है उसकी शॉप पर, सप्लायर के पास, कहता है कि ये अब जो ये फ्रेंड है इसका, मान लो ये आर है, ये एस है, तो एस कहता है सप्लायर को कि आप इसको गुड्स दे दो, इसकी जिम्मेवारी मेरी। मीन्स एक्चुअल में वो तो इसका पार्टनर है ही नहीं है, लेकिन उसने इसको बोला कि इसको आप गुड्स क्रेडिट पे दे दो, ये मेरा ही फ्रेंड है, मतलब मेरा पार्टनर, मैं इसका पार्टनर हूँ या ये मेरा पार्टनर है, तो वो सोचता है कि ये कह रहा है, इट मीन्स ये इसका पार्टनर है, तो यानी ये इसके प्रदर्शन से लग रहा है, जो ये एक्टिविटीज़ कर रहा है सप्लायर के सामने अपने आप को शो कर रहा है कि मैं इसका पार्टनर हूँ। तो वो कौन से पार्टनर होते हैं बच्चों? एस्टॉपल और होल्डिंग आउट, जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं होते, बट उनके प्रदर्शन या उनकी एक्टिविटीज़ से ऐसे लगता है कि वो फर्म के पार्टनर हैं। और इनका क्या क्या मतलब रोल होता है फॉर्म में, या इनकी क्या क्या फीचर्स होती हैं? फर्स्ट, नो पार्टनरशिप इन फॉर्म, इनकी कोई मतलब पार्टनरशिप नहीं होती फॉर्म के साथ। सेकंड, हिज वर्ड्स एंड कंडक्ट हाईलाइट, सिर्फ जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं या अपने आप को थर्ड पार्टी के सामने जिस तरह से ये रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ उसी से पता लगता है कि ये फॉर्म के पार्टनर हैं। तो अगर कल को ये अगर इसकी लायबिलिटी पे नहीं करता, तो एस को क्या करना पड़ेगा, इसकी सप्लायर की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, ये बाद में मुकर नहीं सकता। इसके बाद आता है हमारे पास बच्चों थर्ड जो है वो है लिमिटेड पार्टनर्स। अब बच्चों लिमिटेड पार्टनर्स कौन से होते हैं? हमारे पास नाम से ही पता लग रहा है लिमिटेड, यानी जिनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। नॉट पार्टिसिपेट, बिजनेस की किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन जब वो फॉर्म में एंटर होते हैं तो उस टाइम वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करके एंटर होते हैं कि हम जितना पैसा लगाएंगे, हमारी लायबिलिटी सिर्फ बिजनेस में वहाँ तक है, कल को अगर फर्म को इससे ज़्यादा का लॉस हो गया तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो वो कौन से पार्टनर हो गए बच्चों? लिमिटेड पार्टनर, जिनका शेयर लॉस में सिर्फ कहाँ तक होता है, जितना उन्होंने पैसा फॉर्म में इन्वेस्ट किया है। तो वो कौन से पार्टनर्स हो गए बच्चों? लिमिटेड पार्टनर, जो फॉर्म की रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते और उनकी जो लायबिलिटीज़ होती है वो लिमिटेड होती है। और कहाँ तक लिमिटेड होती है? जो उन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। फोर्थ हमारे पास आ गया माइनर पार्टनर्स बच्चों। अब माइनर क्या होता है? सबसे पहले माइनर वो होता है कोई भी पर्सन जिसकी एज 18 साल से क्या होती है बच्चों? कम होती है, उसे हम बोलते हैं माइनर। क्या एक माइनर को फॉर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है? एज पर रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एडमिट नहीं किया जा सकता, यानी एक माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वॉइड हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यानी माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब जो माइनर है वो फॉर्म में फुल फ्लेज पार्टनर नहीं हो सकता। आपको समझ आ रही है मैं क्या बता रही हूँ? कि माइनर कौन होता है? जिसकी एज 18 साल से कम होती है। एज पर रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एडमिट नहीं किया जा सकता। अगर हम उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं करता तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते इस चीज़ के लिए। तो वो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो इसका मतलब उसको पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हमारी जो
पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसमें एक प्रोविज़न बनाई गई है कि अगर सभी पार्टनर चाहें तो सिर्फ उसको प्रॉफिट्स के लिए ही फर्म में एडमिट किया जा सकता है, उसको लॉस के लिए एडमिट नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया बच्चों हमारा माइनर पार्टनर। और इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, लिमिटेड होती है, वो अनलिमिटेड नहीं होती। उसके बाद आगे फॉर प्रॉफिट्स ओनली। कुछ जो पार्टनर्स होते हैं सिर्फ वो प्रॉफिट्स में से ही साझेदार कहलाते हैं। जब वो एंटर करते हैं किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में तो वो क्या बोलते हैं कि हम तो सिर्फ प्रॉफिट्स लेंगे, कल को अगर आपको लॉस हो गया कोई तो उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो वो कौन सा हो गया, फॉर प्रॉफिट्स ओनली। अब बच्चों आपको हो गया कि माइनर में भी यही है, ये भी प्रॉफिट्स के लिए है, और ये फॉर प्रॉफिट्स ओनली ये भी वही है। इनमें डिफरेंस है, ये जो फॉर प्रॉफिट्स ओनली वाले हैं ये माइनर से अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्योंकि जो माइनर होता है बच्चों उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन जो फॉर प्रॉफिट्स ओनली वाले पार्टनर्स हैं इनकी जो लाइबिलिटी होती है बच्चों वो अनलिमिटेड होती है। और सेकंड ये क्या है, सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए फॉर्म में एंटर करते हैं और कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस की एक्टिविटीज़ में। तो आपको पता लग गया कि फॉर प्रॉफिट्स और माइनर में क्या डिफरेंस है। एक तो इनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो गई, सेकंड इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है और इनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो इसके बाद हम करेंगे क्या एक माइनर को, जो मैंने आपको अभी बताया माइनर कौन होता है, क्या इसको फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है। तो इसके रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशंस हैं वो सारे के सारे हम आगे इसमें करेंगे। अब हम शुरू करते हैं माइनर एज ए पार्टनर। क्या एक माइनर को फॉर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है या नहीं। अब मैंने आपको अभी बताया माइनर क्या होता है, वो पर्सन जिसकी एज 18 साल से क्या होती है बच्चों, कम होती है, तो वो कौन होता है हमारे पास माइनर। मैंने आपको अभी ये भी बताया था कि एज पर रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग एक माइनर को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज टोटली वॉइड। अगर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर भी लेते हैं तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वो लीगली वैलिड नहीं होगा। मीन्स अगर माइनर मुकर जाता है किसी बात के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसे फुलफिल करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर उसे पूरा नहीं करवा सकते। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, वॉइड। लेकिन जो हमारी पार्टनरशिप है बच्चों वो क्या कहती है कि एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है फॉर्म में। कब बनाया जा सकता है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अगर बाकी सभी पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं तो उसे केवल प्रॉफिट्स के लिए फॉर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है। अब जो माइनर है हमारे पास पार्टनर बन गया फर्म का, ठीक है बच्चों। अब उसकी एज जो है 18 साल से कम है, सपोज वो 16 साल का है, तो वो 2 सालों के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, वो मेजर हो जाएगा। तो 2 साल तक वो क्या है हमारे पास माइनर है, जब तक वो मेजर नहीं होता। जब तक माइनर मेजर नहीं होता तो उसे फॉर्म की बुक्स में से क्या क्या राइट्स मिलते हैं फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है राइट टू द शेयर इन प्रॉफिट एंड एसेट्स। जब तक वो मेजर नहीं हो जाता तब तक वो अपने सारे प्रॉफिट्स ले सकता है, एसेट्स में जितना हिस्सा बनता है वो ले सकता है। सेकेंड, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो फॉर्म की जो बुक्स हैं वो चेक कर सकता है, देख सकता है। थर्ड, राइट टू फाइल सूट। देखो बच्चों, जब तक एक माइनर फॉर्म में है, जब तक एक माइनर फॉर्म में है उसको कोई भी सूट करने का अधिकार नहीं होता, मतलब तब तक वो कोई भी न्यायिक मुकदमा नहीं कर सकता। लेकिन जब वो फॉर्म से जा रहा है
और उस टाइम में उसको अगर कोई शेयर नहीं मिलता उसके बाद उसको मुकदमा करने का राइट मिलता है, यानी जब तक वो फॉर्म में है तब तक उसके पास कोई भी राइट नहीं है। अब उसके बाद उसकी क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब वो मेजर नहीं है मीन्स माइनर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनर पार्टनर। मैंने आपको बताया कि जो माइनर होता है उसे ओनली प्रॉफिट्स के लिए ही क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो इट मीन्स उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है बच्चों, उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, लिमिटेड होगी। ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, जितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है सिर्फ वहाँ तक, उससे ज़्यादा हम उससे रिकवर नहीं कर सकते। तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड होती है, जितना पैसा उसने फॉर्म में इन्वेस्ट किया होता है। अब 2 साल ख़त्म हो गए, वो मेजर हो गया बच्चों, अब 2 साल निकल गए, वो मेजर हो गया। अब मेजर होने के बाद क्या उसके जो राइट्स हैं और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वही रहेंगी पुरानी एज ए माइनर पार्टनर वाली, या चेंज होंगी, वो हम अभी आगे देखते हैं। अब हम करते हैं बच्चों पोजीशन ऑफ माइनर पार्टनर आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी। अब देखो बच्चों, हम जो माइनर था वो अब मेजर हो गया, 18 साल का हो गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में उसके पास क्या 2 ऑप्शन हैं, व्हेन ही इलेक्ट टू रिमेन एज पार्टनर, या तो वो पार्टनर बना रहे पार्टनरशिप फॉर्म में। सेकंड ऑप्शन उसके पास क्या है, व्हेन ही इलेक्ट नॉट टू रिमेन एज ए पार्टनर, वो पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं बना रहना चाहता, वो उसको छोड़कर जाना चाहता है। फर्स्ट केस है जब वो पार्टनर बने रहना चाहता है, तो उस केस में क्या होगा, जब वो फर्म का पार्टनर बना रहेगा, पहले वो माइनर था अब वो मेजर हो गया। देखो अब वो मेजर हो गया तो उसके ऊपर भी वो सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो बाकी पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, लाइबिलिटीज़ विल बी अनलिमिटेड, उसकी जो लाइबिलिटीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। मीन्स अब उसे प्रॉफिट्स के साथ साथ लॉसेस में भी शेयर मिलेगा। फर्म को कोई लॉस होगा तो वो भी उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसके बाद है ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ फर्म मेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑफ माइनॉरिटी विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये पॉइंट क्या कहता है कि वो उन चीज़ों के लिए भी जिम्मेवार है जो पार्टनरशिप फॉर्म ने की थी। कब की थी, जब वो माइनर था। उस टाइम भी अगर फर्म ने कोई लोन लिया है तो वो उस टाइम से ही क्या है, लाइबल है। वो ये कहकर नहीं मुकर सकता कि मेजर तो मैं अब हुआ हूँ, ये तो लोन आपने उससे पहले का लिया है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहता है कि जब से वो पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हुआ है, एज ए चाहे माइनर पार्टनर एडमिट हुआ है, तभी से वो रिस्पॉन्सिबल है उसको पे करने के लिए। अब सपोज अगर जो हमारा माइनर पार्टनर है और फॉर्म में बने रहना नहीं चाहता, वो छोड़कर जाना चाहता है। ठीक है बच्चों, अब छोड़कर जाएगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा पहले फर्म से जाने के लिए कि मैं फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, मैं फर्म का मेंबर नहीं हूँ। तो वो क्या करेगा, नोटिस देगा, पब्लिक नोटिस, वो जैसे अखबार में निकलवाते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए। तो उसकी जो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी माइनर पार्टनर तक की, वो कब तक बनी रहेंगी, जब तक वो पब्लिक नोटिस देगा। जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया है उस दिन तक जितने भी उसके राइट्स हैं और जितनी भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं माइनर पार्टनर वाली ही एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद है ही विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग पब्लिक नोटिस। उसने जो नोटिस दे दिया, पब्लिक नोटिस दे दिया कि मैं तो भी फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, मैं फर्म का मेंबर नहीं हूँ, तो उसके बाद जो बाकी पार्टनर्स बचेंगे, अगर वो कोई भी एक्ट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट, ही कैन फाइल सूट फॉर शेयर इन प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। अब वो फर्म छोड़कर जा रहा है, ठीक है बच्चों, तो अब उसको फर्म की एसेट्स में से, प्रॉफिट्स में से शेयर मिलना चाहिए। अगर बाकी पार्टनर्स मुकर जाते हैं, उसको एसेट्स में हिस्सा नहीं देते, प्रॉफिट्स नहीं देते, तो उस केस में, सिर्फ उसी केस में वो फर्म के अगेंस्ट क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है।
तो अब इसी के साथ हमारा जो ये माइनर पार्टनर वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता। अब ये समझौता है, पार्टनरशिप डीड है। इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट which specifies the terms and conditions that govern the partnership। मीन्स ये एक एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। उसमें क्या क्या लिखा होता है? जो भी टर्म्स या कंडीशंस, जो टर्म्स कंडीशंस पार्टनर्स को फॉलो करनी होती हैं पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप को चलाने के लिए, वो किस में दी होती हैं? पार्टनरशिप डीड में। यानी वो सारे रूल्स लॉज जो पार्टनरशिप को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो पार्टनर्स आपस में एग्री करते हैं जिन रूल्स के ऊपर, वो क्या होती है? पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको ये बताया था कि ये रिटन भी हो सकती है और ऑरल भी हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये रिटन ही हो, ये ऑरल भी हो सकती है। बट फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए ऑलवेज इसको क्या होना चाहिए? रिटन फॉर्म में। अब देखो बच्चों, पार्टनरशिप में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन सी टर्म्स कंडीशंस इंक्लूड की जाती हैं। फर्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ फॉर्म। हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म होगी बच्चों, उसका क्या नाम होगा, उसका एड्रेस क्या होगा। मीन्स अगर वो 2-3 जगह पर बिजनेस कर रही है तो उस केस में हम उसका कौन सा एड्रेस देंगे। तो पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए। और जब भी हम अपनी फॉर्म का जो नेम है वो डिसाइड करें तो उस केस में उसका जो नेम है हम पहले से जो फॉर्म में चल रही हैं उनके साथ का नेम नहीं रख सकते, यानी उनसे मिलता जुलता जो नाम है हम नहीं रख सकते। और जो कुछ नेम होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा जिनके ऊपर बैन लगाया गया होता है वो नेम हम नहीं रख सकते, लाइक एज ए किंग, क्वीन, रॉयल। ये ऐसे वर्ड हैं जिनका इस्तेमाल पार्टनरशिप फॉर्म में हम नहीं कर सकते। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। अब हमारे जो पार्टनर्स होंगे उन सभी के नेम, जो जो पार्टनर्स हैं, फिर पार्टनर्स के एड्रेस, यानी एड्रेस मीन्स उनके जो परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस होते हैं वो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए होने चाहिए। थर्ड है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। मीन्स हमारी जो पार्टनरशिप फर्म बनी है वो किस तरह का बिजनेस कर रही है, उसकी नेचर क्या है, क्या वो लोकल लेवल पे करेगी बिजनेस, क्या वो नेशनल लेवल पे करेगी, या वो इंटरनेशनल लेवल तक वो बिजनेस करेगी, वो भी उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। ये क्या है बच्चों कि जो पार्टनर्स होंगे वो कितनी कितनी पूंजी लेकर आएंगे बिजनेस में, कितना कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, किस रेशो में करेंगे, क्या उनको जो उन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो। बच्चों देखो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो मींस जो पार्टनर्स है वो आपस में किस रेशो में अपने जो प्रॉफिट्स है वो डिवाइड करेंगे। क्या वो अपनी कैपिटल रेशो में डिवाइड करेंगे जिस रेशो में उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया है,
या वो इक्वल करेंगे, किस हिसाब से करेंगे वो भी उसमें पार्टनरशिप डीड में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है 6 पॉइंट, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। अब देखो बच्चों, कुछ पार्टनर्स होते हैं वो वर्किंग पार्टनर्स होते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, जो पार्टनरशिप फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली पार्टिसिपेट करते हैं, सारा बिजनेस संभालते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो क्या उन पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा या सैलरी मिलेगी? तो वो भी किसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए? पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद है लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स को लोन देना या उनसे लेना। पार्टनरशिप डीड में ये क्लियरली लिखा होना चाहिए कि क्या जो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है, हमारे में पार्टनर्स काम कर रहे हैं, उनको लोन दे सकती है या उनसे कोई लोन ले सकती है, और जो लोन लेगी या देगी उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी वो क्या होगी, वो भी क्लियरली वहाँ पर लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 8 पॉइंट, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। हमारे जो बच्चों पार्टनर्स होते हैं वो जो बिजनेस से पैसा विदड्रॉ कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए कि वो कितनी लिमिट्स तक की ड्राइंग कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई पैसा बिजनेस से विदड्रॉ किया है, निकाला है, तो क्या फर्म उसके ऊपर उनसे इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी। इसके बाद है हमारे पास 9th पॉइंट, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके जो अकाउंट्स होंगे उसकी ऑडिट कब होगी, मींस उसकी चेकिंग कब करवाई जाएगी, और कौन सा जो ऑडिटर है हमारी फॉर्म की बुक्स की चेकिंग करेगा। अब ऑडिटर करेगा, और ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करेगा? सब मिलकर करेंगे या एक व्यक्ति करेगा? कौन करेगा वो भी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 10th पॉइंट, राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स। जो हमारे पार्टनर्स हैं उनके क्या क्या राइट्स होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, कौन से पार्टनर को कौन सा काम करना है, और उनकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी, ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। उसके बाद बच्चों आता है एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अगर कोई फॉर्म अपने पार्टनरशिप फॉर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट करना चाहती है तो उसके एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो की जाएगी, उसे कैसे एडमिट किया जाएगा, उसको एडमिट करने के टाइम पे कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। उसके बाद रिटायरमेंट, अगर कोई पार्टनर फॉर्म छोड़कर जाना चाहता है तो उस टाइम पे उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होंगी, तो वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास 12th पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब जब पार्टनर्स आते हैं फॉर्म में या जाते हैं तो उस टाइम हमें फॉर्म की क्या निकालनी पड़ती है? गुडविल निकालनी पड़ती है। ये आप क्लास 12th में आगे जाकर पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होती है, कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि उसका जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके से किया जाएगा, वो पार्टनरशिप डीड में क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास
13th पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बच्चों पार्टनरशिप फॉर्म बंद करनी है तो वो बंद कैसे की जाएगी? जब वो पार्टनरशिप फॉर्म बंद की जाएगी तो किस तरीके से, कौन से रूल से वो बंद की जाएगी, वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 14th पॉइंट, वायलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स। अगर कोई पार्टनर्स पार्टनरशिप के रूल्स फॉलो नहीं करता, उनको वायलेट करता है, तो उस केस में उसके अगेंस्ट क्या क्या स्टेप उठाए जाएंगे। तो ये तो थी पार्टनरशिप डीड। जब हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो उस टाइम हमारी जो डीड है उसमें क्या क्या चीज़ें जो है क्लियरली डिफाइन की हुई होनी चाहिए।